गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब असल में हमारा ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक हम जनरल से टॉपिक कर रहे थे। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, फिर हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये होता क्या है। हम बोल सकते हैं according to this law at a given temperature the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants। देखिए, अब हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। बहुत इजी है, अब भी आपको ये डेफिनेशन अभी लर्न हो जाएगी। लेट अस कंसीडर ए सिंपल रिएक्शन। हम एक कोई सिंपल सा रिएक्शन ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं और उससे इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है A प्लस बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है 2AB। ये हमने मान लिया, ये रिएक्शन है कोई हमारे पास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो इसका तो हम कैसे लिखेंगे? हम क्या बोल रहे थे ऊपर, देखिए। अब हम यहां बोलेंगे रेट ऑफ reaction directly proportional to concentration A and concentration B and it is equal to, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है K। अभी हम बात करेंगे ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B। तो रेट हमारे पास आ गई, ये रेट इज इक्वल टू दिस। बच्चों, अब हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं जो बहुत इजी है। हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया। देखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो देखिए ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज लगाएंगे यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टू द। जब भी कोई दो चीजें इकट्ठी लिखी हों, जैसे ये देखो लिखा है, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, पीछे भी हमने बात की थी कंसंट्रेशन, तो बोलेंगे मोलर कंसंट्रेशन किसका, ऑफ द। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो वो हमारी डेफिनेशन हो गई। और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आपको पता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। और अब हम यहाँ लिख देते हैं कि ये के यहाँ पे क्या है, वेयर K is a constant of proportionality and is called rate constant। बच्चों, यहां पे हम निकाल क्या रहे हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट। तो जो कांस्टेंट है उसका नाम भी क्या होगा यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। और हम इसको एक और भी बोल देते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम, स्पीड की। तो वहां पे हम क्या ले लेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। और ये जो रेट कांस्टेंट है ये हमेशा क्या मेजर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे लिख रहा हूं साथ में, मेजर रेट
ऑफ रिएक्शन, उसको उसकी स्पीड को मेजर करता है ये के के ऊपर डिपेंड करती है इसकी स्पीड। जितनी वैल्यू के की ज्यादा होगी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। चलिए ये तो हो गया हमारा कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या होता है। बच्चों कई बार हमें ये जो हम बात कर रहे थे अभी, देखो इस रिएक्शन में क्या है के हमने अभी बोला था क्या होता है रेट कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि रेट कांस्टेंट है क्या। तो हम ना यहीं से जो अभी हमने एग्जांपल लिखा था इसी एग्जांपल से हम समझेंगे कि रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे नाउ इफ concentration of each reactant हमारे पास क्या है A एंड V हैं, ठीक है, इज यूनिटी। अगर हम इसको यूनिटी मान लेते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ A किसके बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, यूनिटी के बराबर हमने मान लिया इसको। तो देयरफॉर रेट क्या आ गई हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया K इंटू 1 समझ आ रही बात आपको। तो अब हम बोल सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, K के बराबर। तो देखो बच्चों यहां से अब हमें ये डेफिनेशन मिलने वाली है, इसके ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है एंड देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट ए गिवन टेम्परेचर it may be defined as rate of the reaction when the molar concentration of each of the reactants is unity। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन बोली हमने यहाँ पे, जो चीज हमने ऊपर की थी वो हमने यहाँ बोल दी। देखिए हमने यहाँ बोला था कि अगर हमारे पास ये कोई रेट लिखी हुई है तो हम बोलेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। जैसे कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी, इसको हमने 1 मान लिया। जब 1 मान लिया तो ये इसके बराबर हो गया। तो देखो यहीं से हम डेफिनेशन को लिखना चाहेंगे, एट ए गिवन टेम्परेचर इट मे बी डिफाइंड एज। देखिए यहाँ से यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखो रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन ये बंद हो जाए, व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। ठीक है, तो इसके बराबर कब होगा, जब ये क्या हो जाएंगी, यूनिटी। तो अब जब अगर आपको ये डेफिनेशन आती है, मान लीजिए रेट कांस्टेंट, डिफाइन रेट कांस्टेंट, तो आपने ये जो पैराग्राफ है इसको आपने लिखना है ऊपर एंड देन यू हैव टू राइट दिस एग्जांपल। आपने इसको यहाँ पे नीचे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका सारा का सारा पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा, जो हमने ऊपर सारा का सारा एग्जांपल लिया है वो यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल देते हैं कई बार। चलिए तो अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी हमने के की वैल्यू देखी यहाँ पे कि उसकी डेफिनेशन देखी, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, के, इसको याद रखना है आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखिए मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि रेट कांस्टेंट क्या मेजर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट
आगे जाके इसको और डिटेल में करेंगे। रेट कांस्टेंट इज ए measure of the rate of the रिएक्शन। इसका मीनिंग हुआ कि जो K होता है वो किस चीज को मेजर करता है, रिएक्शन की स्पीड को, कि रिएक्शन हमारा कितना फास्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि अगर वैल्यू ऑफ K लार्जर है, लार्जर द वैल्यू ऑफ K, तो हम बोलेंगे रिएक्शन क्या है हमारा, फास्टर इज द रिएक्शन, रिएक्शन हमारा तेजी से हो रहा है, फास्ट हो रहा है। ठीक है जी। और सिमिलरली अगर हम ये बोल देते हैं कि अगर वैल्यू कम है, सिमिलरली स्मॉलर द वैल्यू ऑफ K, अगर कम है तो ये क्या इंडिकेट्स करती है, इट इंडिकेट्स क्या है, ये स्लो रिएक्शन होगा हमारा। मान लीजिए आपको दो रिएक्शंस का वैल्यू दिया हुआ है K का, तो आपसे पूछते हैं कि कौन सा रिएक्शन फास्टर है, तो जिसमें K की वैल्यू लार्जर होगी हम बोलेंगे दैट रिएक्शन इज फास्टर देन अदर रिएक्शन। तो ये क्लियर हो गया। अब एक और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, डिफरेंट रिएक्शंस का जो वैल्यू ऑफ K होगी वो डिफरेंट होगी। तो क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। क्लियर ही है, क्योंकि हर रिएक्शंस के ऊपर अलग वैल्यू होगी K की। जैसे अभी हम बोल रहे थे कि एक की K की वैल्यू ज्यादा है, एक की कम है, तो वो डिफरेंशिएट करेगा कि रिएक्शन हमारा फास्टर है कि स्लोअर है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ rate constant is independent of concentration समझने वाली बात है। For a particular reaction the value of rate constant is इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। आपको पता ही है, अभी हम एक रिएक्शन लिख रहे थे, हम क्या बोल रहे थे कि A B और एरो क्या है 2AB। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने क्या लिखा था, ऐसे करके कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रिएक्टेंट की। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम K की वैल्यू जब बनाते हैं यहाँ पे ये तो रेट ऑफ, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे रिएक्शन, तो अगर हम K की वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहें तो K की वैल्यू क्या होगी, K अगर यहाँ रह जाएगा तो ये कंसंट्रेशन यहाँ चले जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B। तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या है ये, इसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम एक मेन डिफरेंस करेंगे, कई बार बोर्ड एग्जाम में बोर्ड डिफरेंस हमारे से पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बीच में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। तो अब हम कर रहे हैं डिफरेंस। मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे और बहुत ईजी है, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन
डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, और बीच में से हम यहाँ पे लाइन गार्ड देंगे और यहाँ लिखेंगे रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो डिफरेंस लेते हैं पहला इसकी एक तरह से डेफिनेशन ले लेते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन हम कर चुके हैं पहले। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है स्पीड। तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल सी चीज लिखेंगे, इट इज द स्पीड with which reactants are converted into products। तो सिंपल सी चीज बोली कि हम रिएक्टेंट से कहाँ जा रहे हैं? प्रोडक्ट्स में। तो जो स्पीड है रिएक्शन की, तो इट इज द स्पीड जिसके साथ रिएक्टेंट कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो उसे हम क्या बोल देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है रिएक्शन रेट कांस्टेंट के की बात आती है। तो ये एक कांस्टेंट है, तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया अभी, इन द रेट लॉ। ये अगला टॉपिक है हमारा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बहुत रोल है। और डेफिनेशन भी करके आए, एंड इज डिफाइंड एज द rate of reaction when the क्या बोलते थे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द reactants is क्या हो जाइए? यूनिटी। ये बोलते थे जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाए? यूनिटी, तब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी? के की। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। नंबर 2 पॉइंट क्या है? जो इसका है, जब हम रेट लिखते थे तो क्या बोलते थे हम? इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अभी आपने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, तो अगर हम कोई भी बात करते थे तो जैसे हमारे पास एक होता था A + B एरो 2AB, तो रेट लिख देते हैं सीधे। तो रेट क्या होती थी? इट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। बट ऑन द अदर हैंड अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में ऊपर करके आ रहे हैं कि ये डिपेंड नहीं करती, और मैंने वहां एक्सप्लेन भी किया था। तो यहां लिख देंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये डिपेंड उसके ऊपर नहीं करती है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों, 3rd पॉइंट। बात आती है यूनिट्स की। तो इसके यूनिट्स हम पीछे करके आ रहे हैं। तो यूनिट्स सीधे लिख देते थे हम। क्या लिखते थे? रेट किसके बराबर होती है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये होती थी। और कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते थे मोल पर लीटर, और टाइम के हम क्या लेते थे? सेकंड। तो पर सेकंड हो जाएंगे। तो आपने लिखना है यहाँ पे, आपने ऐसे नहीं निकालना, आपने लिखना है इट्स यूनिट्स आर क्या है? ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड। और ये जो है, इसके जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो ये जो चीज है, ये भी हम आगे जाके अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो यहां लिख सकते हैं
its units depends upon the ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर इसके यूनिट्स डिपेंड करेंगे कि जैसे हम पढ़ते हैं वहां पे फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर वो डिपेंड करेंगे। तो बच्चों अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपके सामने है, इसे हम बोल देते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ या रेट इक्वेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम डेफिनेशन को समझेंगे कि हमने डेफिनेशन में क्या बोला है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सो लिखते हैं यहाँ पे हम कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। हम एक बड़ा जनरल सा रिएक्शन लेंगे। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन और ये है स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, एरो प्रोडक्ट। तो जनरल रिएक्शन ले लिया हमने एक सिंपल सा, और यहाँ पे सबको पता है ए बी और सी जो कैपिटल हैं ये क्या है, रिएक्टेंट हैं, और स्मॉल ए बी और सी जो हैं वो क्या है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख ही देते हैं। वेयर ए कॉमा बी एंड सी ये क्या है हमारे पास, आर द रिएक्टेंट्स एंड स्मॉल ए कॉमा बी एंड स्मॉल सी ये क्या है, आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ए और बी एंड सी जो कैपिटल हैं वो क्या है यहाँ पे, रेक्टेंट हैं, और स्मॉल ए बी एंड सी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। अब अगर हमें कोई बोलता है कि आप रेट लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे एक रेट ऑफ रिएक्शन वो लिख रहा हूं जो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमने पीछे लॉ ऑफ मास एक्शन किया था उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिखेंगे। तो रेट जो हमारे दिमाग में होगा वो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी इंटू कंसंट्रेशन सी, ऐसे लिखते थे। और यहाँ पे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वो आगे रेज टू पावर ए बी एंड सी ये। सो ध्यान देना, ये मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड है, हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। बट अब हम यहां पे लिख रहे हैं कि फ्रॉम द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन, फ्रॉम द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन, अगर उसकी काइनेटिक स्टडी की अगर हमने और इसको हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको लिखा यहाँ पे, तो देखो बच्चों यहाँ पे रेट जो लिखी जा रही है वो ये लिखी जाएगी एक्चुअल में, रेट इट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी इंटू कंसंट्रेशन सी। तो ध्यान देना यहाँ पे हमने लिख दिया पी क्यू एंड आर, क्या लिखा हमने, पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो ये P, Q एंड R यहाँ पे क्या है, हम ये भी आपको अभी बता देंगे। देखो अब यहाँ से ही हमें पता चलेगा कि हम डेफिनेशन में क्या बोलना चाह रहे थे। तो वेयर P, Q एंड R ये हमारे पास हैं पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन of reactants A,
बी एंड सी, यही थे हमारे रिएक्टेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक आपको एज ए यहाँ पे हम एक मैं स्टार दूंगा, इस चीज को आपने थोड़ा सा नोट डाउन करना है, फिर हम बाद में जब डेफिनेशन करेंगे तो वहां पे हम इस चीज को समझेंगे कि हमने क्या बोला है। सो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि इट मे बी noted that the value of P, Q and R are determined experimentally। अब देख लेना यहां पे क्या मीनिंग है एक्सपेरिमेंटली, एंड मे और मे नॉट इक्वल टू ए बी एंड सी कोफिशिएंट, स्मॉल की बात कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट इन द रिएक्शन। अब देखो यहां पे जो मैं बात करना चाहता हूं वो आपने ध्यान से समझनी है यहां पे। अब देखो डेफिनेशन के ऊपर हम आते हैं। अब देखिए डेफिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट मे बी डिफाइंड एज द, ये एक देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है यहाँ पे, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है जो हमारे पास ये आया है यहाँ पे, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इट मे बी डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो हमें क्या बताना चाह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, रेट ऑफ रिएक्शन, और किस टर्म में निकाल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक क्लियर है। लेकिन आगे जो थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर। यहाँ पे जो हर एक टर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेज टू सम पावर। लेकिन यहाँ पे हम ये क्लियर कर रहे हैं विच मे और मे नॉट सेम एज द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ए बी और सी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पी क्यू एंड आर, हमने ए बी सी नहीं लिखा। तो ये ए बी और सी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर से सुनिए, हमने बोला है इज रेज टू सम पावर, कुछ ना कुछ पावर होगी, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। सो ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। और यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे क्लियर की है कि वेयर पी क्यू आर द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट फिर हम जो डेफिनेशन में बात कर रहे हैं ऊपर कि मे और मे नॉट, तो वो हमने यहाँ पे स्टार में मैंने आपको दिया है यहाँ पे कि इट मे बी नोटेड दैट। इस चीज को आप नोट कर लो बिल्कुल क्लियर कट, क्या कि द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अब मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि जो रेट लॉ है, दिस रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये ऐसे नहीं है जैसे हमने पीछे एक लॉ किया था, लॉ ऑफ मास सेक्शन, उसकी तरह नहीं है कि आपने एक रिएक्शन देखा और जो भी यहाँ पे पीछे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो यहाँ लिख दिए। अभी हम इसके बाद डिफरेंस भी करेंगे इन दोनों के बीच में। सो क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो कैसे मेजर किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे, आगे जाके इस चीज को हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर लो अपने माइंड से, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, जो यहाँ लिख रहे हैं हम पी क्यू आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, पी क्यू आर कुछ भी हो सकती है, एंड मे और मे नॉट बी, हो भी सकते हैं इक्वल, ठीक है, ए बी एंड सी कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन उसके बराबर होंगी। अब
इसमें हम चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 2NO2G और इसको ट्रीट किया विद F2 फ्लोरीन के साथ एंड इट गिव्स हियर 2NO2F। ठीक है जी, और हमें बोला इसका रेट लिखो, इसका रेट लिखिए। तो रेट इसका क्या आता है एक्सपेरिमेंटली जो हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन क्या NO2 और दूसरा क्या है कंसंट्रेशन F2, ये आया। अब यहां पे अगर हम कॉफिशिएंट की बात करें तो यहां पे क्या है 2 था, तो यहां पे क्या आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था 2, बट यहां पे क्या आया है 1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इट हैज बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंटली जब हमने डिटरमाइन किया तो यहां पे क्या आया 1 आया, यहां पे भी क्या आया 1 आया, 2 नहीं आया। ठीक है, सो ये जो पॉइंट हैं ये आपने नोट डाउन करने हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये चीज आपको देखनी है कि जो भी आपके यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं ये क्या होते हैं हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि यही यहाँ पे आएंगे, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये दोनों आपस में सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, मे और मे नॉट, ये चीज आप वहां पे हमने वर्ड यूज किया है। तो नाउ बच्चों दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एक बार 2 बार 3 बार 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 इसको पढ़ना है, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा और बहुत इजी है ये। ठीक है।